आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये है बुक 2 का पहला चैप्टर। तो नेशन बिल्डिंग की हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत आजाद कब हुआ था। तो भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 और यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ मिडनाइट को हमें आजादी मिली थी, ठीक है, आधी रात को 14 और 15 अगस्त की आधी रात को हमें आजादी मिली थी, जहां नेहरू जी ने अपनी फेमस लाइन बोली थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। राइट, इसके ऊपर बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि फेमस लाइन्स उन्होंने क्या कोट की थी। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीजों से काफी सारी चीजें बन जाती हैं। तो यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अभी प्रोसेस में था, बट एक इंटरिम गवर्नमेंट हमारे सामने थी जो यहाँ टेक ओवर कर रही थी, स्पेशली द कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसके पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, और बाद में जब पावर का ट्रांसफर किया गया इंडियन गवर्नमेंट को तो जवाहरलाल नेहरू को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जब पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने तो उनकी कैबिनेट के अंदर काफी सारे लोग थे, काफी बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने वहां काम किया था। राइट, तो चैलेंजेस जो थे, सबसे पहले इंटेग्रिटी का चैलेंज था जिसकी हम बात करें। इंटेग्रिटी क्या होती है? देश को एक रखने का चैलेंज था, क्योंकि पहले जो इंडिया आजाद हुआ तो वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को मिला के एक इंटेग्रिटी की बात थी। अब प्रिंसली स्टेट्स का नंबर बहुत ज्यादा था, 565 थी, 565 देसी रियासतें थी जिनको एक करना सबसे बड़ा काम था। दूसरा काम था डेमोक्रेसी को लाना। ये हम देख चुके थे कि ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप जो है वो किसी भी तरीके से लोगों का भला नहीं कर सकती, तो डेमोक्रेसी को लाना कंट्री में बहुत जरूरी था। इसके लिए नेहरू जी ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की, जो उस टाइम पे वोट देने वालों की एज जो थी वो 21 प्लस थी, आज की तरह से 18 प्लस नहीं थी। ये आज है, 1989 में 18 प्लस की गई थी, पहले ये 21 प्लस थी। बहुत सारे देशों में आज भी 21 या उससे ज्यादा उम्र के लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो था वो डेवलपमेंट का इशू था, ठीक है ना। आजादी के 75 सालों के बाद में भी हम इस चीज को नहीं कह पा रहे हैं कि आज हम डेवलपमेंट में कितने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे डेवलपमेंट का इशू बहुत बड़ा था, और ये 3 इश्यूज थे जिनके ऊपर उस टाइम पे नेशन बिल्डिंग की बात चल रही थी। किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमें बात किया जाएगा। छोटे मोटे चैलेंजेस और थे, जैसे रेफ्यूजीज आए थे। आपको पता भारत का बंटवारा हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने थे। आप इंडिया कहें, भारत कहें, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो हमको भारत ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी जो कि पाकिस्तान से आए थे, ठीक है ना। जो हमारे सिख भाई पाकिस्तान से भारत आए थे, उन लोगों के अकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी, उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए उस चीज की प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को 2-4 होना बहुत जरूरी था। और यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बने थे, उसकी वजह से लोगों के बीच जो दूरियां थी वो बहुत ज्यादा बन गई थी। और बहुत ज्यादा दूरियां बनने की वजह एक ये भी थी कि 2 लोग 2 नेशन थ्योरी को ये मानते थे, बहुत सारे लोग, जिन्ना खुद भी मानते थे कि इंडिया हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज था। और यहाँ जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं दोनों लोगों के, वो बिल्कुल अलग थे। आपको याद होगा 16 अगस्त
1946 जिन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था। मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिए। डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, जिससे दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो खाई आई थी, जो डिफरेंसेस आए थे, उनको बाद में कभी नहीं भरा जा सका, आज तक भी नहीं भरा जा सका। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। पार्टीशन इसी डायरेक्ट एक्शन डे के तर्ज पे हुआ। लोग जो रेफ्यूजी वहां से आ रहे थे, उन्होंने वर्बली इस चीज को बताया कि उनके साथ कितना ब्रूटल व्यवहार किया गया है, कितनी ज्यादा उनके साथ में ज्यादतियां की गई हैं, कितने लोगों को मारा गया है, कितने लोगों को काटा गया है। ये बहुत एक ट्रेजिक चीज थी, क्योंकि कोई सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वहां नहीं हो रहा था। वहां एक अनसिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ लोग बिना किसी प्लानिंग के जा रहे थे, आ रहे थे। अब यहां हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनकी सोच और उनका जो नजरिया था चीजों को देखने का, वो क्या था? वो चाहते थे कि जो नेशन है उसको इंटीग्रेट किया जाए, और इंटीग्रेट करने के लिए ये प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब इन रियासतों को मिलाने के लिए रियासती मामलों के मंत्री थे, यानी प्रिंसली स्टेट्स के एक अलग एक मंत्रालय बनाया गया था, एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री और रियासती मामलों के मंत्री थे। उनके बाद कोई दूसरा रियासती मामलों का मंत्री बना नहीं, क्योंकि रियासतें बची नहीं। ठीक है, अब 565 रियासतें, इनमें से 4-5 रियासतों के ऊपर थोड़ा डिस्प्यूट था, जैसे जम्मू और कश्मीर के ऊपर, ये तो सभी को पता है। हैदराबाद, ये रियासतें हैं, ये मैं वो बता रहा हूं जो सबसे बड़ी रियासतों में थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये बड़ी रियासतों में थी। जूनागढ़, ठीक है। इसके अलावा केस ले लेते हैं मणिपुर, भोपाल, त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर वही हिस्सा है जिसे आज आप केरल के नाम से जानते हैं। कोची, त्रावणकोर, इन सब इलाकों को मिला के एक स्टेट बनाई गई जिसे बोलते हैं केरल, मलयाली स्पीकिंग लैंग्वेज है। तो यहां त्रावणकोर के राजा चाहते थे कि इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। जब नेगोशिएशंस हुए सरदार पटेल के साथ, तो सरदार पटेल ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया कि आपको इंडिपेंडेंस दी जा सकती है। भाई साहब, नहीं दी जा सकती, आपको भारत में ही शामिल होना पड़ेगा। तो यहां भारत में शामिल हो गए। नवाब भोपाल, नवाब हमीदुल्ला, ये बहुत ज्यादा इस चीज को बोल रहे थे कि हमारे साथ देखिए हैदराबाद भी है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी हैं हैदराबाद। इसके अलावा हमारे एक रिश्तेदार यहाँ पे भी हैं, पटौदी में, हरियाणा में, है ना। इनके बहन जिनकी यहाँ शादी हुई थी, इफ्तिखार अली खान पटौदी, सैफ अली खान पटौदी के दादाजी, नवाब मंसूर अली खान पटौदी के पिताजी। उन्होंने कहा देखिए, दो जगह रियासतें हैं, छोटी सी रियासत यहाँ है, बड़ी सी रियासत वहां है, दोनों जगह रिश्तेदारी है, हम आपकी जान आफत में कर देंगे। सरदार पटेल ने कहा कि देश को एक करना है, मैं किसी की इंडिपेंडेंस मान नहीं सकता। नेगोशिएशंस के साथ में भोपाल के नवाब का भी दावा खत्म होता चला गया। बात आई मणिपुर की। मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह से बोला गया कि आपकी इंडिपेंडेंस तभी मानी जा सकती है जब आपकी असेंबली इस बात को यस करते, तो आप एक असेंबली चुनने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। मणिपुर के अंदर जो असेंबली है उसको चुनने का प्रोसीजर शुरू हुआ। असेंबली ने कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये मामला भी यहीं खत्म हुआ। मामला रह गया अब इन 3 स्टेट्स का, जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स माना जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इसमें सबसे बड़ी स्टेट थी हैदराबाद, लेकिन दिक्कत यह है कि लैंडलॉक स्टेट है। हैदराबाद की पोजीशन जब आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से भारत से घिरी हुई है। राजा आएगा तो भारत से होकर, जाएगा तो भारत से होकर, जो भी करेगा वो भारत से होकर ही करेगा।
सबसे पहले बात करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो है वो गुजरात में एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ के जो नवाब थे महाबत खान, वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। उनके जाने के बाद यहाँ प्लेबिसाइट हुआ और 99.6% लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया और इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद, यहां जो निजाम थे उन्होंने धमकी दी कि हमारे रजाकार जो बेसिकली थी निजाम की फौज थी, निजाम जिनसे अपने टेरिटरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, उनको रजाकार बोला जाता था। रजाकारों के दम पे उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा है उनके ऊपर जुल्म कर सकते हैं। तो हैदराबाद की स्थिति को देखते हुए सरदार पटेल ने वहां पुलिस कार्रवाई की और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। मामला बचा जम्मू और कश्मीर का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट था जिसको सभी देशी राजा सिग्नेचर करते थे। जम्मू कश्मीर के राजा ने, जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने काफी देर से इसको सिग्नेचर किए, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है 5 अगस्त 2019 इंडियन पार्लियामेंट ने इस मामले को भी खत्म कर दिया। यहां 370 जो आर्टिकल था और 35A दोनों को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। हालांकि इसको बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली ये 2019 में इस काम को कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भारत की एकता किस तरीके से स्थापित की गई। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं, बार बार 2-3 बार अभी जिक्र हो चुका है, वो है सरदार पटेल। और सरदार पटेल जो हैं वो बेसिकली नेहरू के साथ मिलके भारत की इंटेग्रिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप समझ ही पा रहे हैं कि सरदार पटेल जो रियासती मामलों के मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की एकता को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल सामने आता है। तो इस तरीके से हम नेहरू के जो डेप्यूटी हैं पटेल, उनको हम कहते भी हैं, मानते भी हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। यदि ये ना होते तो हमारी सारी रियासतें शायद हमारे साथ न होती, शायद आज हम स्ट्रगल कर रहे होते कि किस तरीके से भारत के बाकी स्टेट्स को हम अपने साथ में मिलाएंगे। वैसे इनका जो शुरुआत है, राजनीतिक शुरुआत जिसको हम मानते हैं, वो बारडोली से हुई थी। बारडोली गुजरात में एक जगह है और श्रीमती सरोजिनी नायडू अक्सर इनको बारडोली का बैल कहा करती थी, क्योंकि सरदार के कंधे चौड़े थे, मजबूत थे, किसान थे, तो एक अच्छी कद काठी वाले पुरुष थे। तो पटेल को अक्सर बारडोली का बैल कहा करती थी। हालांकि ये आपस का प्रेम और सम्मान ही है जो दो महान लोगों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सपोर्ट करता है हमारे सारे राज्यों को एक साथ लाने के लिए, या पटेल का कंट्रीब्यूशन है या नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है, तो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन भी किसी से कम नहीं है। अगर आप समझें तो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन कैसे कम है, जिनके डेप्यूटी ने सारे काम किए हैं। क्या नेहरू जी मना करेंगे कि मेरे डेप्यूटी आप ये काम मत करिए? क्या आज कोई नेता अगर टॉप पर है, टॉप लीडरशिप में है और उसका डेप्यूटी कोई काम करता है, तो क्या बड़ा नेता उस छोटे मतलब अपने डेप्यूटी को मना करेगा कि भाई तुम ये काम मत करो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम मत करिए आप? क्या पॉसिबल है?
तो नेहरू जी का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना बड़ा पटेल का योगदान है। दोनों का योगदान बराबर है, क्योंकि भारत निर्माण के लिए हालांकि पटेल बहुत ज्यादा भारत की आजादी के बाद में उनका नहीं चल पाया, क्योंकि 1950 में उनकी डेथ हो गई थी। बट दूरदर्शिता देखिए नेहरू जी की, जिनको ये पता था कि जो पटेल हैं वो देसी राजाओं के साथ में बहुत अच्छे से नेगोशिएशंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ में विचार विमर्श कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पटेल को अपना डेप्यूटी बनाया और देसी रियासतों की जो समस्या थी उसको समाप्त कर दिया और भारत की एकता के लिए काम किया। भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए जब हम बात करेंगे तो हम वो सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू।